अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पूरा देश कश्मीर और पहलगाम की समस्या को लेकर परेशान है और किस तरह से वहां पर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इसको लेकर पूरे देश भर में माहौल है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में अलग किस्म का पॉलिटिकल माहौल चल रहा है। यहाँ जातिवाद की लड़ाई इस कदर पहुंच गई है कि एक दूसरे पर भीषण हमले किए जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप बड़े भीषण लग रहे हैं। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में जातियों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और ये एक बड़ी राजनीतिक कलह में तब्दील हो गई है। आज हम इस जातिवार जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मैं वार वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वाकई में झगड़े वाली बात कर रहा हूँ। क्योंकि अब ये जानलेवा होने की कोशिश हो रही है, हिंसक हो रही है, इसलिए ये बहुत चिंता का विषय है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में अजय भी राजनीति चल रही है। पूरा देश कश्मीर और पहलगाम को लेकर कंसर्न है, तो उत्तर प्रदेश में जातियों के झगड़े हो रहे हैं और ख़ास तौर पर दलित और ठाकुरों के बीच का जो झगड़ा है ये बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि ये कुछ दिनों की बात है, बयान है, विवाद है, ये चाय के उबाल की तरह होता है और कुछ दिन में ये मामले सेटल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, राणा सांगा पर उनका राज्यसभा में दिया गया बयान और उसके बाद का ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही नहीं जा रहा, बल्कि ये विकराल रूप धारण करता जा रहा है। इसकी परिणति क्या होगी, इसका अंत क्या होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन एक हिंसक प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं और दोनों तरफ से मजबूत पॉस्चरिंग हो रही है। और कल तो इंतहा जब हुई, जब रामजी लाल सुमन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके काफिले पर बहुत ही बड़ा अटैक हुआ, टायर फेंके गए, पत्थर फेंके गए, उनकी काफिले की गाड़ियां लड़ गई और कुछ भी हो सकता था। वहाँ कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी जो नहीं हुई, सब लोग बाल बाल बचे। कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं और काफिले की गाड़ियाँ भी आपस में भिड़ गईं। लेकिन बहनों भाइयों, इस विषय पर जिस तरह का झगड़ा समाज में बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर हमें चिंता करनी चाहिए। ये समाज जातियों में इस कदर बटा हुआ और इसमें मानने में कोई गुरेज नहीं। उत्तर प्रदेश एक घनघोर जातिवादी प्रदेश है और यहाँ सब कुछ जातियों पर ही निर्भर करता है। लेकिन जातियों में इस तरह का सामाजिक क्लेश कभी नहीं था। इस तरह जातियाँ जातियों के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं आती थी। लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूँ, पिछले कुछ एक महीने से ये सहिष्णुता खत्म ही हो गई और एक तरफा हिंसा की कोशिशें हो रही हैं। जैसे पहले रामजी लाल सुमन के घर अटैक होना, प्रदर्शन होना, उसके बाद प्रदर्शन होना, तलवारें लहराना और बड़ी तादाद में राजपूत समाज के लोगों का इकट्ठा होना, और फिर 19 अप्रैल को जब अखिलेश यादव आगरा गए, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी और दलित समाज ने भी शक्ति प्रदर्शन किया, दिखाने की पुरजोर कोशिश की और अब उन पर अटैक हुआ। अखिलेश यादव ने बैक टू बैक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की रामजी लाल सुमन पे और ये बताने की कोशिश की, ये पॉलिटिकली इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि दरअसल जो राजपूत समाज के लोग हैं वो दलितों के प्रति हमलावर हैं, हिंसक हैं और उन पर अत्याचार कर रहे हैं। बहनों भाइयों, एक बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो रहा है उत्तर प्रदेश में और इसका हमें राजनीतिक रूप से अध्ययन करने की ज़रूरत है। ये नैरेटिव क्या कहता है कि अगड़ा और दलित समुदाय, इनके बीच के झगड़े हैं और ये झगड़े सामाजिक क्लेश में बढ़ते ही जा रहे हैं और इसको रोकने में कोई इंटरेस्टेड नहीं। मुझे इस बात को मानने में कोई इनकार नहीं। न समाजवादी पार्टी इसका कुछ हल चाहती है और बीजेपी भी नहीं चाहती है, बल्कि बीजेपी में बटी हुई है। बीजेपी इस मुद्दे पर, बीजेपी के कुछ वर्ग का मानना है कि इस मसले को ख़त्म करना चाहिए, इसको फ्लेयर अप नहीं करना चाहिए। लेकिन एक वर्ग बीजेपी के भीतर है जो रामजी लाल सुमन को माफ़ी मांगने तक इस मुद्दे पर घेर के रखना चाहता है। मतभेद इन्हीं की लड़ाई के बीच का है। अखिलेश यादव सरकार पर संरक्षण के आरोप लगाते हैं, लेकिन पॉलिटिकली इसके बेनिफिशियरी कौन है? बहनों भाइयों, कोई मुझसे पूछे कि इसका पॉलिटिकल बेनिफिशियरी कौन है, तो मैं कहूँगा दोनों हैं। बीजेपी भी है और समाजवादी पार्टी भी है। एक का नैरेटिव फिट हो रहा है और एक अपनी कम्युनिटी की शान में खड़ा है। दोनों तरफ के मसले हैं। इधर इनका वोट बैंक कंसोलिडेट हो रहा है और उधर उनका भी हो रहा है। लेकिन गलत संदेश उत्तर प्रदेश में जा रहा है। इस पर हमें चिंता करनी चाहिए। हम मौजूदा पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को कैसा समाज, कैसा प्रदेश, कैसी राजनीति और क्या संदेश देना चाहते हैं, हमें इस बारे में और ख़ास तौर पर हमारे राजनेताओं को इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। न हम हमले से डरने वाले लोग हैं, न किसी के डराने से डरने वाले लोग हैं।
क्योंकि हम सबको मिल करके भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करना है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारी लड़ाई है आर्थिक समानता की और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की, बहुत सारी समस्याओं का समाधान तभी हो जाएगा जिस दिन हम सब लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने में कामयाब हो जाएंगे। उसी समय बहुत सारी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। सुमन जी को भी चाहिए कि जो गलतियां हैं उसे स्वीकार कर लें और आगे विवाद न बढ़ाएं। जब किसी को आप ठेस पहुंचाए रहेंगे तो ठेस पहुंचाएंगे, इरिटेट करेंगे, उनको चैलेंज करेंगे, उनको किसी को शब्दों से उनके पुरखों को बोलकर अपमानित करेंगे, तो अपमानित व्यक्ति जो है कुछ भी कदम उठा लेता है, होशो हवास खो देता है। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी अराजकता हो रही है, जहाँ पर भी इस तरह की चीजें हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो योगी जी को इस्तीफा देकर मठ में जाना। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे हीरो वाजपेयी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं हेमंत तिवारी, बहुत ही जाने माने पत्रकार राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, राकेश सिंह रघुवंशी प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के, और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत। और आज हमने खास तौर पर बहुत ही विशेष मेहमान और इस मुद्दे के एपिक सेंटर राज्यसभा के सांसद, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, फाउंडर मेंबर रामजी लाल सुमन को भी आमंत्रित कर रखा है इस कार्यक्रम में। तो मैं सुमन जी से चर्चा कर लूं, फिर अपने अतिथि पैनलों के साथ उनकी कही गई बातों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सुमन जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, आपने अपनी व्यस्तता के बीच हमारे लिए समय निकाला। आपका दिया गया एक बयान उत्तर प्रदेश में आग लगाए हुए है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि उस बयान से आपको बचना चाहिए था, जिसकी वजह से ये एक सामाजिक कला हमारे प्रदेश में बढ़ रही है? आपको कुछ ऐसा खेद लगा अपने बयान पे? मिश्रा जी, मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। असल सवाल यह है कि 21 मार्च को जब गृह मंत्रालय के कामकाज की स्थिति पर चर्चा हो रही थी तो मैंने कोई बात की, लेकिन राज्यसभा के सभापति जी ने मेरी बात को उस वृतांत से अलग कर दिया था। तो मैं समझता हूं उसी समय इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की बातें की गई, मैं ये जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी बात से सब लोग इत्तेफाक नहीं करते, ना इत्तेफाकी हो सकती है, असहमति हो सकती है। लेकिन हमारे देश में असहमति का व्यक्त करने का एक आधार है, संविधान है, आईन है, कानून है। जनतांत्रिक तरीके से जो विरोध होता है उसकी जगह विरोध हिंसा ने ले ली उसकी जगह। और जिस प्रकार से स्थिति बिगड़ी, आप लोग जानते हैं कि मेरी अनुपस्थिति में 26 मार्च को मेरे परिवार पर कातिलाना हमला किया गया, बुलडोजर से चढ़ाई की गई। 12 अप्रैल को यहाँ एक सभा हुई जिसमें तलवारें लहराई गई, हथियार लहराए गए, पूरा वातावरण हिंसक था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल अलीगढ़ में जिस तरह से घटना हुई, वो घटना सुनियोजित थी, लोग हमारी जान लेना चाहते थे। इन सब तत्वों को संरक्षण मिल रहा है। कहीं से कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जिससे मैसेज ये जाता कि जो खुराफात करने वाले लोग हैं, तनाव पैदा करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ राज्य सरकार प्रभावी कार्रवाई करेगी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री का कार्यालय इस मामले में पूरी तरह से लिप्त है। और यही बात है कि जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं उनको पूरी शय मिल रही है इस राज्य में। सवाल है जहां तक मुद्दे का सवाल है, असल सवाल क्या है? असल सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, इस मुद्दे को आप, कहीं उनकी बारात नहीं चढ़ने दी जा रही है, तो कहीं उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा। सुमन जी, कुछ सवाल जवाब हो जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस मसले का समाधान आप स्वयं कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसका समाधान खोज सकते हैं और इस सामाजिक कलह को रोक सकते हैं अपने एक बयान के जरिए। तो आप आगे आकर इस बयान को वापिस अगर ले लेते हैं तो ये कलह स्वयं से समाप्त हो जाएगी। आपको पहल करना बयान ऐसा है मिश्रा जी, आप ये बताइए बयान है कहां? जब राज्यसभा की कार्रवाई से उन अंशों को निकाल दिया गया तो ये मुद्दा उसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए था। कहां है बयान? सर, वो वीडियो एक्चुअली रिकॉर्ड हो जाता है, वीडियो कौन डिलीट करेगा? वो तो मार्केट में बड़ी तेजी से फैल रहा है, अब फैला ही है, बल्कि वो तो रिकॉर्ड से नहीं हट सकता ना। अब तो संसद की कार्रवाई बाहर आ गई मार्केट में। सुमन जी,
सुमन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऑलराइट, उनसे मेरी कनेक्टिविटी टूट गई। मैं वापस जब लौटूंगा तो उनसे कुछ सवालात और भी हैं मेरे। मैं हीरो वाजपेयी को आमंत्रित करता हूं, यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भाई वाजपेयी जी वो तो मानने को तैयार नहीं और करणी सेना भी मानने को तैयार नहीं है, तो ये सामाजिक कलह आप लोग कब तक बढ़ाएंगे? आप भी तो आगे आकर कुछ प्रभावी कार्रवाई करके इसे रोक सकते थे, आपकी तो कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखती मुझे। देखिए ब्रजेश जी ये बेहद दुखद है। जाति विद्वेष फैलाने के लिए चाहे कोई भी हो, रामजी लाल सुमन तो सांसद हैं, यदि उन्होंने इतना बयान दिया, किसी महापुरुष पे आप अपमानजनक टिप्पणी किए और जाति सूचक अपमानजनक टिप्पणी कर दिया, अगर किसी को बुरा लगा क्षमा याचना करना चाहिए, और जो दूसरी तरफ कर रहे हैं वो और भी दुखद है। अगर यदि आप अपने को वीर मानते हैं और किसी वीर का किसी ने अपमान कर दिया तो वीरता नहीं खत्म हो जाती। मुझे लगता है दोनों ही पार्टियां ठीक कार्य नहीं कर रही। समाज में जाति विद्वेष बढ़ता है, एक को देख के दूसरा लग जाता है। जहां तक अभी आप सांसद जी का वाणी सुनवा रहे थे, उन्होंने कहा गरीब के बच्चों से बलात्कार हो जाता है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, तो आदरणीय सांसद जी भी एक कम उम्र की बच्ची के बलात्कार के दोषी हैं और उस पर दिल्ली हाईकोर्ट के उससे मुकदमा लिखाया गया था। मुलायम सिंह यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो इसलिए बहुत सारी बात सूप तो सूप चलनी बोले जिसमें 7200 छेद, वो व्यक्ति आकर इस तरह की बात करे, मुझे लगता है वो क्षमा याचना से बढ़कर इस विद्वेष को बढ़ाकर कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की करणी सेना जो कुछ भी कर रही है और उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही, और जो लोग ये कार्य में लगे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये करणी सेना जो कुछ भी कर रही है, क्या सत्तारूढ़ दल बीजेपी का और यूपी सरकार का उनको संरक्षण हासिल है? ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में किसी भी गलत कार्य के लिए, चाहे वो करणी सेना हो या चाहे तमाम और अन्य सेना हो, किसी भी गलत कार्य के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी तरह से इन मामलों में लिप्त नहीं है। मैंने कहा जो भी दोषी हैं, जो भी इसमें अपने अपने उद्देश्य सफल करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जाति विद्वेष उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं फैलाने दिया जाएगा। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर जनता के वोट से सत्ता में है और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता के हितों के लिए चुनी जाती है। तो करणी सेना जो कुछ भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन देती है, या फिर करणी सेना के खिलाफ आप कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसी तमाम सेनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसी तमाम सेनाएं लोग बनाए हैं अपनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी सेना को, नाम आप रख लीजिए, आप समाज सेवा करते हैं करिए, पर किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी सेना से क्यों ना हो। ऑलराइट, राकेश रघुवंशी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राजपूत करणी सेना के। रघुवंशी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रघुवंशी जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। ओके, तो बीजेपी तो कह रही है वो बिल्कुल आपके सपोर्ट में नहीं है और आप अगर गलत करेंगे तो बहुत कड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। अब बिल्कुल करना चाहिए। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हम संविधान से चलते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो करते हैं। यह देश सभी का और संविधान सभी के लिए बना है। लेकिन अभी जो सांसद जी बैठे थे, अभी चले गए, उनको जोड़िए। मैं तो कहता हूँ जोड़िए, आज उनसे बात मैं कर लेता हूँ कि ये सांसद जी का ये सारा रायता फैलाया हुआ सांसद जी का है। और सांसद जी 75 साल के हो गए, 50 साल का इनका राजनीतिक करियर है और 50 साल की राजनीतिक करियर में रोज बयान बदलते हैं। ये जो भी कुछ हो रहा है ये केवल उसके दोषी सांसद जी हैं। रोज कुछ न कुछ बयान देते हैं, किसी न किसी को ललकारते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। ये जाति द्वेष फैलाने के लिए ये सब सारी व्यवस्थाएं रची गई हैं और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा, जो आप लोग कर रहे हैं, जैसे कि उनके घर पे हिंसक प्रदर्शन करना, उनको धमकी देना, आगरा में इस तरह का हिंसा को उत्तेजित करने वाले प्रदर्शन करना, या फिर उनके काफिले पर कल हुआ अटैक, ये कौन सा जायज काम आप कर रहे हैं? ये तो असंवैधानिक, गैर कानूनी, आपराधिक कृत्य है जो आप कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आप बोल लीजिए, मेरा जवाब सुनिएगा। पिछले बार जब मैं आपके डिबेट में बैठा था तो आपने कहा था कि जाओगे, दो हाथ करने के लिए बुला रहे हैं। आप गए कहाँ 19 तारीख को? पिछले बार जब डिबेट में मैं बैठा था आपके, तो आपने कहा था रामजी लाल सुमन कह रहे हैं जाओगे दो हाथ करने। लेकिन अगर पिछले जी अगर आप ये कह दिए होते
कि आप एक चौथा स्तंभ है इस देश के, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर ये कहते कि रामजीलाल सुमन आपने बाबरनामा पढ़ करके गलत बयान दिया और जिस आपने expression सुना से दिया नहीं, मैंने संसद तो के उनसे अंदर, खेद प्रकट एक होता है करने कि को निकल कहा। जाना। वो कहने का साहस आप आज तक मैं- नहीं जुटा पाए जो मैंने अभी कह दिया उनको। मैंने कहा खेद प्रकट करना चाहिए आपको। नहीं, अच्छा किया आपने, उसके लिए आपका आप धन्यवाद, अच्छा किया आपने। लेकिन आप मैं जो कह रहा कर हूं, रहे हैं जो वो आपने कहा बहुत कि गलत दोनों हाथ काम जाओगे है। करने। आप किसी के खिलाफ हिंसा नहीं एक कर सकते। सांसद, एक सांसद मुझे बोलने नहीं देते आप, मुझे बोलने तो दीजिए, आप बड़े भाई हैं। अगर करणी सेना का पक्ष जानना चाहते हैं तो 2 मिनट आप दीजिए, प्लीज बोलिए, प्लीज। 10 सेकंड दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि रामजीलाल सुमन का फैलाया हुआ रायता है, और आप ही के चैनल पर मैं जब बैठा था तो आपने कहा कि जाओगे 2-2 हाथ करने, 3 बार आपने हमसे कहा। हमने कहा देखिए उन बातों मुझे नहीं जाना, ये मानसिक रोगी हैं और इनका इलाज जो है नूर मंजिल में करना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था। अब आप ही के चैनल पे मैंने एक बयान देखा है आज का उनका कि 2-2 हाथ का मतलब वो कुछ और समझा रहे थे कि राजनीतिक है, फलाना ये सब है। मैंने कहा ना कि इनका दिमाग बिगड़ा हुआ है, इनकी हिली हुई ये चीजें, इनका इलाज की जरूरत है। तो आप कह रहे हैं वो बुजुर्ग हैं, 50 साल के हैं, दिमाग हिला हुआ है, इस तरह का आप तो देता, यंग हैं, आपका दिमाग ठीक है, आप क्यों ऐसा काम कर रहे ये हो? समाज के अंदर बेमिनस्ता फैल रही है, ये बंद होना चाहिए। एक बात बताओ, लेकिन एक 50 साल के सेकंड, रघुवंशी जी, सांसद इस तरह का बयान दे रहे हो, ठीक रघुवंशी नहीं। जी, लेट्स डिबेट। आप कह रहे हो 50 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, दिमागी रूप से ठीक नहीं है। आप तो यंग हो, आप तो 50 के अंदर हो, आपका स्वास्थ्य भी ठीक है, दिमाग भी सही है, तो फिर ये बददिमागी का काम क्यों और गैर कानूनी काम क्यों करते हो आप? हम लोग सर विजय जी कोई गैर कानूनी काम नहीं करते, सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। और जो आप जिस घटना की बात कर रहे हैं कल आगरा वहां पे हुआ है टोल प्लाजा पे, एक तो चलाया जा रहा है कि गाड़ियां लड़की टायर फेंकने से। अभी मैं दैनिक जागरण भी पढ़ रहा था, आप देखिए पुलिस की वहां की रिपोर्ट है, यह घटना 20 मिनट पहले, यानी कि जहां पे टायर फेंका गया है वहां से 20 मिनट पहले ये घटना घटी। सर, टायर तो फेंके गए ना, कुछ नहीं दिखाई दे। और लोकेंद्र राणा ने तो स्वयं स्वीकार किया है कि हमने कराया है ये। तो अब क्या बचा? देखिए इस तरह के जो भी लोग कर रहे हैं, मैं उपेंद्र राणा को नहीं जानता, उपेंद्र राणा को मैं कभी मिला नहीं हूं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस तरह की चीजों को मैं प्रोत्साहित भी नहीं करता। एक संवैधानिक तरीके से आंदोलन होना चाहिए, संवैधानिक तरीके से बात होना चाहिए जी। मैं इस तरह की चीजों को प्रोत्साहित भी नहीं करता। ऑलराइट, ये सही बात है, ये मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप कानूनी रूप से लड़िए और लोकतंत्र में असहमत हैं आप, उनके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करिए, वो सब करिए जो डेमोक्रेसी में अलाउड है। पर मैं आप सबको भी यही कहता हूं और सुमन जी को भी मैंने यही कहा कि समाज में लड़ाई मत कराइए, हम अपने बच्चों को गलत संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल। ऑलराइट, मैं राज्यपाल कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कश्यप जी बहुत शुक्रिया आपका। तो आप लोग क्यों इस कलह को उकसा रहे हैं? आप तो इसको ठंडा कर सकते हैं। नहीं, आप सुमन जी को समझा सकते हैं कि इस बयान को वापस ले लें, बात खत्म। देखिए सुमन जी हम लोगों के नेता हैं और ये हम नहीं उकसा रहे हैं, ये बीजेपी लगातार ऐसे मुद्दे उकसा रही है जिन मुद्दों से कोई लेना देना देश की न तरक्की से है, न खुशहाली से है, न भाईचारे से है, वो न विकास से है। वो ऐसे मुद्दे ले आके लगातार खुदे निकाल रहे हैं, कब्रों से निकाल रहे हैं, मुर्दा घरों से मुद्दे निकाल रहे हैं। उनको जिस तरीके से वो लगातार हमला कर रही थी, आप किसी जात विशेष, किसी धर्म विशेष को गाली देंगे लगातार, और अगर उन्होंने भी कोई इतिहास की बात कह दी है वो तो सदन से निकाल भी दिया गया, उसके बाद में तो बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जो वीडियो है वो तो जारी हो, अरे तो वीडियो घूम रहा है ना। वीडियो तो मुख्यमंत्री के भी कितने जारी है। ये क्या सदन में बोलते थे नेताजी के लिए, अब्बाजान बोलते थे ना, अब इनको ये गाली नहीं हुई, या किस तरीके से ये सुमन जी के साथ जो हो रहा है उसको किस तरह से आप आकलन करते हैं? ये निश्चित तौर पे वो एक दलित सांसद है और वो उन पे इसलिए भी हमला हो रहा। आप इस तरीके की, ये उत्तर तो प्रदेश में विक्टिम कार्ड कानून का खेलने राज वाली है। बात हो नहीं, गई। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है क्या? तलवारें निकालेंगे, आप घर पे बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे। आप बताइए, बुलडोजर लेके पहुंच गए और जिस तरीके, ये कोई आतंकी घटना से कम घटना नहीं है। ये जिस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, आप बताइए, क्या इसी तरीके से तो फूलन देवी को मार दिया इन लोग, इसी तरीके से दिल्ली की पार्लियामेंट से निकल के गई, घर के गेट के सामने मार दिया गया
फूलन देवी जी को। और जिस तरीके से यहाँ पे सड़कों पे उतर के बीजेपी संरक्षित गुंडे लगातार जिस तरीके का हमला कल किया, उससे पहले तलवारें निकाली, उससे पहले घर पे गया, और कोई तो कह रहा माननीय अखिलेश यादव जी को गोली मार देंगे। तो ये बताइए सर, बीच में ना बोले, पहला राउंड है, सबको अपनी बात रखनी है। उत्तर प्रदेश में कोई कानून का राज है? और मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल पे, आपके सामने कह रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर कुछ भी माननीय रामजी लाल सुमन जी को हुआ और कोई भी माननीय अखिलेश यादव जी को कुछ भी नुकसान पहुंचता है, उसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि उनके संरक्षित गुंडे लगातार। अब कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। इस सामाजिक कलह को आप भी तो रोक सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से क्यों बचे? आप भी तो वोट बैंक के लिए ये सब कर रहे हैं। नहीं, कोई वोट बैंक के लिए नहीं, हम लोग इसको रोका तो जा सकता है ना? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके से पीडीए पे काम कर रहे हैं, तो पीडीए से ये बौखलाए हैं। जब से ये 24 में 37 सीटें समाजवादी, अच्छा, वो बौखलाए हैं तो आप क्यों बौखलाए हो? नहीं, मैं आप नहीं शांत, बौखलाया। दिमाग शांत कर सकते हो। हम लोग बौखलाए नहीं है, हम लोगों को तो लगातार वर्षों से ये पीटते चले आ रहे हैं, आज थोड़ी ना, वर्षों से। आप आज के दौर में आजाद स्वतंत्रता के इतने दिन हो गए, बाबा साहब का संविधान जहां लागू है, आप बारात लेके दलित का बेटा घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता। जहां जिस गांव में तलवारें लहराएंगे उसी गांव की घटना है, वहां पीटा गया उसको, दलित परिवार को आगरा में। जिस तरीके से आप अलीगढ़ में दलित सांसद है, उन पे भी हमला किया गया। आगरा में जिस तरीके से दूल्हे हम लोग प्रयागराज और कौशाम्बी के रहने वाले, हमारे इस तरह का कोई भेदभाव नहीं। हमारे तो डीजे पे निकलती हैं शादियां, ऐसा नहीं? डीजे निकलती है तो अब एक आध किसी जिले में हो तो मैं नहीं कह सकता। एक आध जिले में नहीं, आपके सामने रहने वाले दूर मत जाइए। हेमंत जी तो चलो बड़े शहरों में हरदोई दूर मत जाइए। हरदोई में 14 अप्रैल को जयंती के दिन एक ठेले पे भीम जी का झंडा लगाया था, जय भीम बोल दिया, उसके भाला खोस दिया, भाला सीने पे दलित समाज के। और आप देखिए जहां जा रहे थे जिस घटने में, वहां भी दलित के साथ में ही जिस तरीके से प्रतीत हो रहा है। और हेमंत पटेल और जिस तरीके से क्वेश्चन आंसर जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अवधेश प्रसाद वाला बात चली नहीं ज्यादा, तो अब समाजवादी पार्टी का नया दलित फेस है रामजी लाल सुमन। नहीं, देखिए, हाँ, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ये इन चीजों से वोट नहीं, उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम, ये तो वोट के लिए तो ये लोग धर्म और जात का उपयोग करते हैं, धर्म और जात का ये उपयोग करते हैं, और एक जात के कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग गुंडाई कर रहे हैं। थैंक यू सर। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये उत्तर प्रदेश में सर मैं देख रहा था कि अचानक से जातियों की कलह शुरू हो गई, और खास तौर पर मैं देख रहा हूं एक सेंटीमेंट्स उभर रहा है, दलित वर्सेज राजपूत। अब इत्तेफाक से आप भी उसी कम्युनिटी से हैं, लेकिन आप तो बड़े निष्पक्ष व्यक्ति हैं, आप इसका आकलन कैसे करते हैं? ब्रजेश भाई, चंद सरफिरे लोग जो सरफिरे हैं वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि वो लोग समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी इस सारे कुकर्म के पीछे है, और भारतीय जनता पार्टी के पोषित और पालित फ्रिंज एलिमेंट्स ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पकड़े जाएंगे तो कहा जाएगा फ्रिंज एलिमेंट है। अभी अच्छा कहा राकेश सिंह रघुवंशी ने कि साहब हम निंदा करते हैं। कौन है लोकेंदर, कौन है उकेंदर, किनको इन्होंने अधिकार दिया कि क्या नाम सड़क पर किसी सांसद के ऊपर टायर फेंके? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की यह स्थिति है। हीरो भाई हमारे भाई है, इनको बताऊं कि लोगों को अस्पताल के बाहर ग्लॉक रिवाल्वर से मार दिया जाता है, और वो लोग मारते हैं जिनके घर में 150 रुपए नहीं है, झोपड़ी भी पूरी नहीं है। कौन मरवा रहा है उनको? लोगों को जेल के अंदर मार दिया जाता है, रिवाल्वरें चेंज हो जाती हैं। कौन मरवा रहा है उनको? जेल के अंदर। लोगों को कचहरी में मरवा दिया जाता है। कौन मरवा रहा है उनको? कौन से साधु संत मर रहे हैं सर? हार्डकोर क्रिमिनल्स मर रहे हैं। आप सही ब्रजेश भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, माफ करिएगा। जो हार्डकोर क्रिमिनल है उनको सजा देने का काम अदालत का है, आपका नहीं है, पुलिस का नहीं। तो ये दे कौन रहा है पुलिस सजा? का काम है, सरकार तो नहीं कर रही है, सरकार तो कह रही कि अपराधियों ने किया है।
अब भाई वही तो अभी आपने क्या कहा, अभी आपने कहा कि क्या नाम वो लोग जो लोग थे वो संत नहीं थे। क्या मतलब है आपका, क्या मतलब है? आतंकवाद, आंख के बदले आंख, आतंकवादी या अपराधियों को सड़क पर मारने अपराधी लग जाएंगे तो ये देश, यही तो कानून व्यवस्था सर की मैं उन खराबी है। अपराधियों को छोड़ के ये क्योंकि जानना किसी भी चाहता हूं कि अपराधी ये को डर जो नहीं है। जातीय जिसने- संघर्ष शुरू हो जिसने- गया ये खतरनाक है। जिसने अपराध किया, सुनिए सर, सुनिए सर, जिसने अपराध किया वो भी अपराधी, पहले अपराध किया, और जिसने उनको मारा वो भी अपराधी। पुलिस और योगी जी की सरकार या भाजपा की सरकार घुइयां छील रही है। आप बताओ हमको। सर और कहां कर्मी है सेना जाति के जिन लोगों ने भी ये बिल्कुल कृत्य नहीं किया है। कोई उनको जाति 24 घंटे में वैमनस्य नहीं है। गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो अलग बात है कि उनको जमानत मिल गई, रिहा हो गए। फिर आप मुझे बताइए ना, तो इससे पता चलता है कि सरकार समर्थित गुंडे हैं वो, जी, और वो हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। हमारा समाज हमेशा गरीबों के लिए, कांग्रेस दलितों पार्टी के इस लिए मामले में खड़ा रहा रामजी लाल है। सुमन के साथ खड़ी और है। हमारे समाज ने, कांग्रेस पार्टी इस मामले में संविधान के साथ खड़ी है और संविधान के साथ रामजी लाल सुमन खड़े हैं। बहुत और शुक्रिया मैं सर। बताऊं, राणा सांगा के नाम पर इतनी है, हम मेरे पुरखे हैं राणा सांगा के नाम पर इतना है, तो आगरा में उटंगन नदी और खारी नदी के ऊपर जो बांध बना है जिसमें राणा सांगा की भव्य प्रतिमा लगी हुई है, वो बांध तो कम से कम पानी से भर दें। पानी रोका जा रहा है वहां के बच्चों का, वहां के दलितों का, वहां के ठाकुर परिवारों का। उनका वो 21 गांव हैं, उनका पानी रोक दिया है राजस्थान ने, कोई नहीं बोल रहा। देखो सर, मैं तो जैसी आपकी तरफ सरदार से बहुत पटेल की पैरवी कर मूर्ति है, दिया, ऐसी आगरा में। लेकिन आज आपने जिस तरह से बोला, अब आप अपनी कम्युनिटी को खुद जवाब दीजिएगा। मैं तो आपकी पैरवी में हूं सर, अकेला आदमी हूं। अरे और हमारे साथ हीरो वाजपेयी भी आपकी पैरवी में है। कम्युनिटी चंद गुंडे नहीं संभाल सकते। सुन लीजिए आप पूरी करणी सेना को गुंडा कैसे कह सकते हैं? आप सबको गुंडा कह रहे हैं। संभालते, बिल्कुल। करणी सेना का यहां पर अध्यक्ष बैठा हुआ है राकेश सिंह रघुवंशी, मैंने उसका समर्थन किया है क्योंकि वो हिंसा के विरोध में है। बाकी असली और ये है दूसरी असली करणी सेना ठाकुर जो गुंडा हिंसा है। के विरोध में है। वो गुंडे हैं, समाज के गुंडे हैं, सत्ता समर्थित लंपट एलिमेंट है। ठीक है सुरेंद्र जी, थोड़ा आज गले में भी प्रॉब्लम है ऐसे सर। गुंडों को अगर भारतीय जनता हेमंत पार्टी जी कह रहे हैं मुझे संरक्षण दे मौका रही दिया है, जाए। सुरेंद्र जी तो की बात गलत मैं है। आगे बढ़ाना चाहता हूं। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार हैं। हेमंत जी बहुत शुक्रिया आपका। क्या हम जातीय संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं सर उत्तर प्रदेश में? हाँ बिल्कुल, पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं निहायत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी हो रहा है उससे कुछ सवाल ऐसे उठ रहे हैं जो सरकार के लिए चिंताजनक हैं, और सरकार से कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ जाति बहुत बड़ी सच्चाई है, बिहार की तरह। चुनावों के परिणाम जाति गुणागणित पर निर्भर होते हैं और सब इसका इस्तेमाल करते हैं। जो नहीं करता है वो कांग्रेस की तरह बहुत दूर रहता है, बहुत किनारे रहता है। पर अभी जो हाल का घटनाक्रम हुआ, जिसको मैं विशुद्ध तरीके से कहूँगा, रघुवंशी जी कितना अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन ये कुछ मुट्ठी भर के लोगों ने लफंगई की है सड़क पर पूरे समाज के सामने, और इस लफंगई का परोक्ष नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है। 2027 के चुनाव है। कैसे बीजेपी को और नुकसान अखिलेश हो रहा है? यादव थोड़ा इस इसको बहाने डिफाइन करो। अपने आप पीडीए 3 बार की बोल धार। चुके हो भाई, बीजेपी के साथ छत्री समाज कंसोलिडेट होगा। देखिए 2024 में छत्री समाज में फूट पड़ी थी, अलग अलग जिलों में पंचायतें हुई थी, बीजेपी को वोट बहुत कम मिला था उनका। अब अगर सारे छत्री समाज के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सब वोट बीजेपी को मिलेगा उनका, तो बीजेपी को कौन सा नुकसान है? लेकिन ब्रजेश जी, पिछले 30-40 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो मलिन बस्तियों में जाकर के काम किया है, जिसके परिणाम 2014 के बाद से आने शुरू हुए, और 2017 और 22 के असेंबली इलेक्शन और 2014 और 19 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा पॉलिटिकल लाभ हुआ। पूरा सिनेरियो बदल गया। ये अलग बात है कि 2024 में सारी चीज़ें पलट गई। तो मैं तो ये मानता हूँ, दलित वोट तो बढ़ते हैं ना, बीएसपी को भी जाते हैं, सपा को भी जाते हैं, कांग्रेस को भी जाते हैं, बीजेपी को भी मिलते हैं।
तो बीजेपी को कोई बहुत ज़्यादा स्टेक पे नहीं होगा, शायद इसीलिए बीजेपी इतना आगे बढ़ गई है इस मामले में। अगर नुकसान हो रहा होता तो बीजेपी कुछ हार्ड लाइन, कुछ हार्ड स्टेप लेती। बीजेपी साइलेंट है, मींस उनका कोई बहुत नुकसान नहीं है कि गैर जाटों दलितों का एक लायन शेयर वो भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 के बाद आना शुरू हुआ था। और जिस तरह गतिविधियां चल रही हैं और अखिलेश यादव जिस तरीके से एकदम ऑफेंसिव हो गए हैं इस वक्त, वो दलितों को बात रास आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान हो सकता है। मुझे हैरत है क्या ये अखिलेश यादव का पॉलिटिकल ट्रैप है बीजेपी पर? मैं सुन नहीं पाया आपके। क्या ये अखिलेश यादव का पॉलिटिकल ट्रैप है बीजेपी पर? बिल्कुल, अखिलेश यादव इस वक्त बीजेपी की पिच पर खड़े होकर के धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने अपना पॉलिटिकल माइलेज बहुत होशियारी से ले लिया है। लेंगे वाली बात नहीं, ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि उसकी खुद की अर्जित कमाई। पर आपने हीरो वाजपेयी को बड़े गौर से सुना होगा, उनके दोनों लाइनों पे चल रहे हैं। राणा सांगा वाले मसले पे वो करणी सेना के साथ हैं, लेकिन जो करणी सेना कांड कर रही उसके घनघोर खिलाफ हैं। वो एक्चुअली इनका स्टैंड क्या है हेमंत जी? भाई देख लीजिए, राणा सांगा के इशू से किनारे नहीं जा सकती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी थिंक टैंक होंगे, जो भी टॉप लीडर होंगे, उनके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि हम उत्तर प्रदेश में अपनी 10 वर्षों की अर्जित पूंजी की हानि कर रहे हैं। और शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस बात का इल्हाम होगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, बीरेंद्र सिंह अभी आने वाले हैं, पूछ लीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन आगरा में और उसके बाद की जो घटनाएं हुई हैं, ये रामजी लाल सुमन एपिसोड को लेकर के, इससे थोड़ा सा सरकार। अच्छा, जैसे सुमन जी जुड़े थे, अभी जुड़े थे, फिर खुद ही से लाइन काट दी। अब क्यों काट दी मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको देख लिए हो, लाइन काट दिए हो। पर ये मैं जानना चाहता हूँ अपना। आपने एक सवाल कर दिया था ब्रजेश जी। हाँ। आपने एक सवाल कर दिया था कि चलिए पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से वो चीज हटा दी गई, लेकिन जो बाहर फुटेज टहल रहे हैं, वीडियो टहल रहे हैं, इसके बाद उनकी लाइन कटी है। हाँ, नहीं, मैं तो उनसे यही कह रहा था, बहुत सीनियर है। हाँ। मेरी तो जितनी उम्र होगी उससे कहीं ज्यादा तो उनका पॉलिटिकल कैरियर होगा। तो मैं तो उनको यही समझा रहा था कि आप वापस लेके इस सामाजिक कलह को समाप्त करें, अच्छा मैसेज दें बच्चों में। पर आप क्या मानते हैं कि बीजेपी संगठन इस बारे में जो कुछ भी हो रहा है उससे सहज नहीं है? बिल्कुल असहज होने वाली बात है, और खास तौर से तब जब 2027 की तैयारियां एक तरीके से प्रारंभ हो गई हैं और 2024 की चोट ध्यान रखिएगा, 2024 की चोट भारतीय जनता पार्टी के कलेजे में लगी है। और उत्तर प्रदेश, क्या यही कारण है कि हीरो वाजपेयी के 2 स्टैंड हैं? बिल्कुल, हीरो वाजपेयी बच के चल रहे हैं। हीरो वाजपेयी कह नहीं सकते नुकसान को, गगरी वाजपेयी जी पे नुकसान हो रहा है। और अखिलेश यादव आप देखिएगा, बहुत शुक्रिया, बहुत तेज बैठे। धन्यवाद हेमंत जी। मैं वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। वीरेंद्र जी, क्या बात, ये तो राजनीतिक चल रही थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन, हमले, पॉस्चरिंग, एक दूसरे को चुनौती देना लगातार दोनों तरफ से, जैसे अखिलेश यादव की बैक टू बैक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर हो गई, क्या आपको लग रहा है कि यह राजनीतिक मामला धीरे धीरे जातीय संघर्ष में तब्दील हो रहा है? बिल्कुल, एक साफ तौर से विभाजन आपको देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। और ये जो टायर फेंके हैं, टायर से धुआं के अलावा कुछ निकलता नहीं है, और ये धुआं इन्होंने फिर पैदा कर दिया, जो धुआं शांत हो गया था। तो ये रामजी लाल सुमन आज की तारीख में दलित समाज में एक ऐसा मैसेज बन चुके हैं जिस पर यह कहा जा रहा है कि करणी सेना के माध्यम से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, दलितों को एक मैसेज जा रहा है। और दलित बहुत बड़ी संख्या में रामजी लाल सुमन के प्रति उनके मन में सहानुभूति पैदा हो रही है, और इसका फायदा सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अखिलेश यादव ने भी इस मामले को भांप लिया है, वो लगातार इस एंगल पर चल रहे हैं। मायावती का कमजोर होना दलितों के लिए समाजवादी पार्टी की ओर मुड़ने का एक नया रास्ता तैयार कर रहा है। आप उत्तर प्रदेश में जब दलित वोटों के समीकरण को देखेंगे
तो वो तेजी से आपको बदलाव नजर आ रहा होगा। राणा सांगा ने प्रकरण ने जो सहानुभूति बढ़ाई है रामजी लाल सुमन के प्रति, उसके बाद से दलित वोट अखिलेश यादव को लेकर चर्चा करने लगा है। ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी मोदी के नाम पर 2014 में 2019 में दलितों को बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ लेकर आई थी। अब अगर वो वहां से खिसकना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो मायावती के पास नहीं जा रहे हैं, वो साइकिल की ओर जा रहे हैं और ये उनको देखना होगा। ब्रजेश जी, भाजपा ऐसा तो नहीं है कि कोई नादान पार्टी है, जानती नहीं है, जान सब रही है। शायद उसने सरकार पर छोड़ दिया है कि आप देखो पहले, और जब चूक हो गई और माहौल खराब हो गया तब हम देखेंगे। अभी आगे सरकार के भरोसे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अखिलेश यादव ने इधर एक अभियान चला रखा है दलित नेताओं को पार्टी में शामिल करने का। तो ये जो मुस्लिम वाई समीकरण था, उसमें अगर जब दलित आएगा तो उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण बनेगा। ये लोग कहते हैं जानकार की जब जब भाजपा बढ़ती है तब तब सपा भी बढ़ती है, लेकिन आज एकदम साफ है कि यूपी की सियासत दो पार्टियों के बीच रह गई है। बाकी पार्टियां ना तो चर्चा में है, ना उनका कोई वोट बैंक दिख रहा है। तो अखिलेश यादव और समाज भाजपा योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के बीच एकदम सीधा वोटों के विभाजन को लेकर स्थितियां आप देख सकते हैं। और योगी सवर्ण समाज में आज भी स्वीकार्य उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो हर जाति में है। लेकिन रामजी लाल सुमन ने थोड़ा बहुत मामला गड़बड़ा दिया है। ब्रजेश जी, यूपी की सियासत में कभी दलित सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आया। मायावती बहुत बड़ी उसकी लीडर रही और वो बहुत बड़ा वोट बैंक रहा, लेकिन जब से मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमले तेज किए हैं तो गाँव में वो दलित थोड़ा अटपटा सा महसूस करता है। वो कहता है कि भाजपा के बजाय मायावती समाजवादी पार्टी पर अटैक कर रही हैं, उनको सत्ताधारी दल से सवाल पूछना चाहिए। ये एक ताज़ा सूरत हाल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है जी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह निकल के आती है उत्तर प्रदेश के गांव में कि ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ठाकुरों को और पंडितों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने पीडीए में सवर्णों की संख्या टिकटों की बहुत कम कर दी है और वो ज़्यादातर टिकट ओबीसी और दलित लोगों को देने की तैयारी में है। तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी से तो पंडित ठाकुरों को मिलेगा जी, बीजेपी वाले तो देंगे कम से कम। बीजेपी भी इतनी कोई नादान पार्टी नहीं है, वो भी जो हारने के लिए थोड़ी दे देगी बाबू साहब को, पंडित जी को, चलो लड़ लो। वो भी जानती है ओबीसी और एससी के बिना बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो सुरेंद्र राजपूत का कैसे फिर, मतलब ये क्या करेंगे राजपूत जी? जी फिर राजपूत जी हमारे क्या करेंगे? देखिए, राजपूत जी तो जैसे तुलसीदास सांप पकड़ के नदी पार के रहे घनघोर बरसात में, वैसे साइकिल पकड़ कर आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं, रुको रुको रुको, अरे ऐसा नहीं भाई, अरे वीरेंद्र जी ऐसे न कहिए भैया, सांप पकड़ के इनको नदी ना पार कराओ यार, कुछ दिला दो भैया, कहीं घूम। अभी तो देखिए वही हाल है, क्योंकि अभी सत्ता की कुंजी ओबीसी और एससी कैटेगरी के लोगों के पास है और ये जा रही धीरे धीरे। इस पर कांग्रेस को भी काम करना होगा, लेकिन कांग्रेस के पास न संगठन है न वोट बैंक है। अभी कांग्रेस को इंतजार करना पड़ेगा ब्रजेश जी। लेकिन इस देश में समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। 2 साल बाद चुनाव है, दलित वोटों में जो विभाजन चल रहा है देखिएगा आप, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा के पास जाएगा और बहुत बड़ा हिस्सा सपा के पास जाएगा। और समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद को अगर अपने साथ लाएगी तो मायावती और कमजोर होंगी। ये सब चीजें वक्त आने पर ही पता चलेगा। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जितना टायर फेंका जाएगा, जितना गाड़ियां लड़ेंगी, जितना बुलडोजर चलेगा, इससे लोगों को बचने की जरूरत है अगर जो लोग होशियार हैं। वैसे दलित उत्थान जितना मायावती टाइम में हो सकता था हो गया। अब दलित
बसपा में अपने लिए कम जगह देख रहा है, वो अब उसको जो अपनी ओर खींच ले जाए। लेकिन आज की तारीख में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी आगे जाती दिख रही है और बीजेपी की चिंता का बड़ा कारण ये हो सकता है, इसको उनको देखना होगा। फिलहाल सुनिएगा कि रैदास का एक दोहा है कि हरदम तिल का ताड़ बनाया जाता है, मानव को मानव से लड़वाया जाता है, और राजनीति को में रहजन को भी हर दिन यारो सूरज चांद सितारा बनाया जाता है, और तल्ख मुझे अधिकारों से वंचित करके अच्छे दिन का ख्वाब दिखाया जाता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट, फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन सब तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण हम प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, जिस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आपके ऊपर लगाया है, ये कहा है कि सत्ता संरक्षित और सत्ता से जुड़े हुए लोगों को की वजह से ये घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि इस मामले पे संगठन और सरकार, आपकी पार्टी का दोनों असहज स्थिति में है? नहीं ब्रजेश जी, एकदम असहज स्थिति में नहीं, और ये एकदम गलत है। सरकार 100% समाज की सरकार होती, बनती भले ही किसी पार्टी के, और योगी आदित्यनाथ एक कठोर शासक है। कोई ठाकुर ब्राह्मण बनिया पिछड़ा दलित इस पर कोई आधारित नहीं है। उनके निर्णय एकदम समान है, हर नागरिक के साथ समान व्यवहार है। पर जो लोग पैनल में बैठे हुए हैं, जो आतंकवादियों के पक्ष में बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के पक्ष में उनके नेता बयान दे रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तान और आतंकवादियों के साथ मान लिया जाए इनको? क्या निर्णय है? कांग्रेस के नेता अखिलेश जी ने कहा कि हम वो एक ब्राह्मण परिवार का लड़का पहलगाम में शहीद हुआ, कहा मैं उसे जानता नहीं था, इसलिए मैं उसके घर नहीं गया। और कांग्रेस के नेता रॉबर्ट वाड्रा और दुनिया के लोग आतंकवादियों की वकालत कर रहे हैं, तो क्या ये आतंकवादियों के पैरोकार है कि पाकिस्तान के पैरोकार हैं? तो आप इस मुद्दे को रामजी लाल सुमन की तरफ फ्लेयर अप क्यों कर रहे हैं? आप इस मामले को एक अपील जारी करके समाप्त कर सकते हैं। आप अपील जारी करके रामजी लाल सुमन के मुद्दे का पटाक्षेप कर सकते हैं। आपको भी तो इसमें मजा आ रहा है। नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, कतई मजा नहीं आ रहा। हम तो रामजी लाल सुमन को कह रहे हैं कि आपको बड़ी चिंता हो रही थी, जैसे ही आपने असली बात पूछी भाग गए। मैंने पूछा, अरे भाई आपको बच्चियों के बलात्कार की बड़ी चिंता, आप पर बलात्कार का मुकदमा है, आप पर 2 शादी का मुकदमा है, वो मुकदमा चल रहा है आप पर, कहां बात करते हैं लोग? मैंने उसी समय आपको अच्छा, हेमंत तिवारी जी को चिंता उन्होंने प्रकट की। दलित कह के इतना ठगा जा चुका है कि उसको विश्वास नहीं है इन पार्टियों पर। ओके, हेमंत तिवारी जी ने चिंता प्रकट की कि ये जो चल रहा है दलितों और राजपूतों के बीच, प्रसाद वाला तुरुप का पत्ता नहीं चला तो रामलीला सुमन आ गए। ओके, इस सब से कुछ होने वाला नहीं। ऑलराइट, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक निष्पक्ष सरकार चल रही है, और वो किसी भी अपराधी के साथ नहीं, किसी भी सेना के साथ नहीं है। ओके, हेमंत जी ने अभी चिंता प्रकट की कि जो मौजूदा घटनाक्रम चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लड़ाई दलित वर्सेज राजपूत तब्दील हो गई और नुकसान इसमें सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए, मुझे लगता है कि तमाम चीजें जब मीडिया में चलती हैं और तमाम पक्ष आते हैं, तो हमको लगता है यही पक्ष के पीछे पूरी जात खड़ी है। कोई भी नेता आज इस मामले को नहीं कह सकता, सोशल मीडिया का युग है, मीडिया का युग है, कि किसी के एक बयान के पीछे उसका पूरा समाज है। मैं इसको एकदम खारिज करता हूं। ना रामजी लाल सुमन के साथ उनका समाज है, और ना ये जो लोग उत्पात कर रहे हैं करणी सेना के नाम पर, इनके साथ इनका समाज है। दोनों समाज इसको खारिज कर दे। रामजी लाल सुमन नेतागिरी कर रहे, और इसमें कुछ लड़के अपनी चेहरे चमकाने में लगे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऑलराइट, बोलिए राजपाल जी। अगर वो चेहरे चमकाने में लगे हैं तो आपने 24 घंटे में छोड़ दिया, वो कितने घंटे लगे? क्या फांसी दे दें? नहीं, फांसी नहीं दे दें, लेकिन ये बताइए, कोई अगर बैकवर्ड का बेचा तलवार से केक काट दे, उसको जेल हो जाएगी। सड़कों पे जो तलवार लहरा दें तो
तो उन पे कुछ नहीं होगा। और ये एक घटना नहीं है, कोई भी सब जेल ब्रजेश गए थे। जी, सर, एक सेकंड सर, ब्रजेश जी, बात पे आप कह रहे थे अपने जनपद, आपके जनपद में नहीं, प्रत्येक जनपद में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ में जब से बीजेपी सरकार आई है, इनको किस किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। गोरखपुर की घटना है, धनीराम निषाद, जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझको भेजा था। वो मुख्यमंत्री के सुजाती लोगों ने उसको केवल, और जबकि वो शिकायत भी कराया थाने में, नहीं सुनी गई, और उसके बाद अच्छा, ये ढूंढ के आप ठाकुरों के खिलाफ केस लाते हो? नहीं, एक नैरेटिव सेटअप करने नहीं, के लिए narrative वाकई नहीं। में अत्याचार हो रहा अच्छा, है। आप अपने जिले से रिपोर्टरों से मंगा लो, जितनी भी दुर्दांत घटनाएं हो रही, जिस तरीके से दलित और पिछड़े और आदिवासियों को पीटा जा रहा है, वो उसमें कौन पीट रहा है? मुख्यमंत्री के सुजाती लोग, और संरक्षण है उनको। और अरे इतनी बड़ी कम्युनिटी को आप मुख्यमंत्री से कैसे जोड़ दे रहे हो? प्राउड कम्युनिटी है, रूरल कम्युनिटी है। मुख्यमंत्री को जाति प्रेम है। आप देखिए, डीजीपी उन्हीं की जात का बन सकता है। ना उनका नहीं है भाई। प्रशांत कुमार हेमंत जी मुझे एक दिन बता रहे थे किसी और कम्युनिटी के हैं। मुझे रख लेने से थोड़ी आप किसी को कह दोगे कि हेमंत जी कुछ बता रहे थे। ले लीजिए, कलेक्टर ले लीजिए, मुझे तो जाति वगैरह याद नहीं रहती। कलेक्टर ले लीजिए, कप्तान ले हेमंत जी जो बताते हैं मैं मान लेता हूं। पीडीए की संख्या कहाँ है? अब तो डाटा तक हटा दिया गया जब माननीय अखिलेश यादव जी ने निकाला। अच्छा, रुक जाओ सर, जो ये सेना है, आपको बचा समय दूंगा मैं। राकेश सिंह रघुवंशी जी को मैं जोड़ लेता हूँ। भाई ये कह रहे हैं कि आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो वो बड़ा अत्याचार कर रही है, क्यों ऐसा करते हो? देखिए, इन लोगों की जो भाषा है और इनके जो मुखिया हैं, मैं तो अखिलेश जी को बहुत ही अच्छे से जानता हूं, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी के, और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और जब वो बार बार दिन भर में 10 बार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं स्वजाति 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 स्वजाति, तो निश्चित है कि ये प्रवक्ता जो इनके राज्यपाल कश्यप जी हैं भी बोलेंगे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष दिन भर स्वजाति स्वजाति का रटा मारे हैं, तो पूरी पार्टी ही बोलेगी। भैया देखो, इसको जाति से मत जोड़ो। और जो आपने बताया ना कि ये दलितों का बारात रोक दिया जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, हजारों उदाहरण दूंगा मैं आपको, जहां क्षत्रियों ने रोक करके उनका स्वागत किया, और विधिवत जो उनका स्वागत करके उनको बारात तक पहुंचाए हैं, बेटियों की शादी में शामिल हुए हैं। ऐसे हजारों देंगे। नैरेटिव सेट करने के लिए नेगेटिव चीज क्यों लाते हो यार? आप लोग वो लाओ जो मतलब कि समाज को जोड़े, व्यंग्यता से बचे। आप लोग एक नेगेटिव चीज पकड़ करके बैठे हुए हो। मुझे लगता है रघुवंशी जी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब इन पे जैसे यादवों वाला चिपका दिया गया था, तो ये चाह रहे हैं कि इधर वाजपेयी जी पे भी वही चिपक जाए। एसडीएम यादव सर लेट पेशेंस रखिए, बोलिए रघुवंशी। हमारी बारी बोल रहे। हाँ बोले आप रघुवंशी। यादव वाला चिपकाया तो किसने चिपकाया? किसने चिपकाया? किसी पार्टी ने चिपकाया होगा। अब ये विपक्ष में आप पे चिपका रहे हैं सर, और तमाम लोगों ने यही तो है ना। बीजेपी लगातार कंप्लीट कर लेंगे, मैं दूंगा समय, वायदा आपसे। आप शांत रहें। रघुवंशी जी कंप्लीट करो, 20 सेकंड बचे आप पे। मैं ब्रिजेश भैया कह रहा हूं कि इसमें संगठन कहां से आ गया? अगर किसी ने पार्टी जात चिपकाई, यादव फलाना ये हो, तो इसमें संगठन कहां से आ गया? तो संगठन को बार बार लाते हैं ये लोग बीच में, और मुख्यमंत्री से जोड़ते हैं, एक संत को जोड़ते हैं कि वो ठाकुर 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 ठाकुर। कितने ठाकुरों का कल्याण हो गया? क्या ऐसा कर दिया योगी जी ने? ऐसा एक तो सवर्ण आयोग नहीं बना पाए उत्तर प्रदेश में। ईडब्ल्यूएस की हम लोग मांग कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में तमाम सवर्णों के छात्र जो है इस विसंगतियों से परेशान है। 5 एकड़ जिसके पास जमीन होगी वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा, जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट में मकान होगा ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा, जिसके पास। सर अभी आप कहाँ चले गए सर? आप कहाँ ये रोजगार पे चले गए सर? राणा सांगा पे लड़ रहे थे, आप रोजगार की बात कर रहे हो सर। नहीं तो वही बातें कर रहे हैं ना, हम किसकी बात करें? ये आप सर राणा सांगा पे लड़ना है सर, आप कहाँ रोजगार वगैरह पे चले गए सर? नहीं क्यों? आउट ऑफ सिलेबस है सर। अरे ब्रिजेश जी, मैं लड़ा हूं। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में 3 साल इंस्ट्रक्शन दिलाने वाला मैं हूं। मैंने लड़ी है, 3 साल लड़ी है। अब उठा के देखिए, कौन सी वो गलत लड़ाई थी सर? ये लड़ाई नहीं, गलत क्या लड़ाई थी? ये देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों से जी आपको लड़ना है, पार्टियों से लड़ो। वो राजनीतिक पार्टी है सर, लड़ना है बेरोजगारी से लड़ो, अशिक्षा से लड़ो, बैठे हुए भेदभाव से लड़ो, कोई फायदा नहीं है, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से लड़ो सर, पार्टी नहीं है, गरीबी के खिलाफ लड़ो सर। आप लोग कहाँ कहाँ लड़ रहे हो? मैं हेमंत तिवारी जी को इन्वाइट करता हूँ। हेमंत जी, क्या वाकई में जो समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी ने किया वही अब इनके साथ हो रहा है? वो लोग इन पर चिपका रहे हैं या इन्होंने चिपकाया था उन पर, उसका जवाब है ये? हो ही रहा है। देखिए, सब पॉलिटिकल इशू बन जाते हैं पॉलिटिकल लोगों के बीच में। एक बात ध्यान रखिएगा,
2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, लेकिन मैंने आपसे लगातार आपसे चर्चाओं में इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने दर्जनों बार कहा कि अखिलेश यादव 2024 की लोकसभा की लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा लड़ रहे हैं, लड़े, परिणाम पाया। तो एक बार जब अच्छा स्वाद मुंह में लग जाता है श्रीमान जी, एक बार आपने रसगुल्ला खा लिया ना तो आप छेना कि कोई भी मिठाई छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए मना करता रहता हूं कि मधुरिमा की तरफ कम जाया करो। इन लोगों ने दिया, अच्छा टेस्ट खा लेते हो, इन लोगों ने दिया। आपको समझ में नहीं आता। ये 2027 आदरणीय हेमंत तिवारी रघुवंशी जी रुक जाओ, हेमंत जी को बोलने दीजिए। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इससे पता चल जाता कि राणा सांगा को जानबूझकर के सदन में लाया गया। अखिलेश यादव की सरकार, रघुवंशी जी प्लीज, लड़ी जा, रघुवंशी जी उसी लाइन पर अखिलेश यादव रघुवंशी जी आगे बढ़ प्लीज, रहे हैं, उसी को धार दे रहे हैं। 2027 में ये अगड़ा बनाम पिछड़ा की बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, उनके मुंह उनको में लग पता गया है। ताकि दलित वर्सेस ठाकुर कर दे। अरे रघुवंशी जी हो गया, और ये जानबूझकर के थैंक यू रघुवंशी जी। अरे हो ही गया, अरे एक सेकंड रघुवंशी जी रुक जाओ। दलित वर्सेस ठाकुर, हाँ बोलिए हेमंत जी। ये दलित वर्सेस ठाकुर हो चुका है, इसमें कोई कोर कसर नहीं बची है और अखिलेश यादव यही चाहते हैं। तो ये हीरो वाजपेयी किसके साथ खड़े हैं जो दलित ठाकुर हो गया? 2024 में भटक गए थे तो हीरो वाजपेयी किसके साथ खड़े हैं? लेकिन दलित तो एडिशनल जुटेंगे उनके साथ ना। हेलो, तो ये हीरो वाजपेयी जी किसके साथ खड़े हैं जिनमें आप संघर्ष बता रहे हैं हेमंत जी? हेमंत जी आवाज आ रही है? ओके, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। बिल्कुल आ रही है। तो वाजपेयी जी किसके साथ खड़े हैं? आपकी आवाज आ रही है, आपका सवाल मैंने सुना जी। हेलो जी, आप ध्यान रखिएगा, अखिलेश यादव की वही स्ट्रेटजी है, वो 2024 का फार्मूला रिपीट करना चाहते हैं। और मैंने फिर दोबारा याद दिला दे रहा हूं, 2024 के जो रिजल्ट थे लोकसभा चुनाव के, उनको आप ट्रांसलेट करें तो अखिलेश यादव की बम्पर सरकार है, वो वही चाहते हैं। और रामजी लाल सुमन एपिसोड ने उनको एक बड़ा मौका दे दिया है। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, ये तो हेमंत जी बता रहे हैं एक पॉलिटिकल ट्रैप लेके आप लोग आए हैं जिसमें बीजेपी को लपेट लिया है आप लोगों ने। बीजेपी लिपट क्यों रही है? अभी हीरो वाजपेयी जी ने क्वेश्चन उठाया पाकिस्तान के ऊपर। हीरो भाई, भाजपा सरकार को लड़ना पाकिस्तान से है, लड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों से रहे हो, लड़ कांग्रेस से रहे हो। अगर आपके पास लड़ने की ताकत नहीं है तो गद्दी छोड़ दो, हम लोग लड़ लेंगे। आप हमको बताओ कि निशिकांत दुबे का बयान जाओ कह रहा है कि देश में धार्मिक युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, तो आप बता दो मुझे ये पाकिस्तान लेकर के उड़ा है कि वाजपेयी जी टाइम दूंगा आपको 10 सेकंड के सांसद, प्लीज वेट। क्या नाम जो है ये तो आपके आदर्श प्रवक्ता, इनको बोलने दे। धर्म युद्ध और जाति युद्ध बता रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता है। आपके नेता हमारे जो अनधिकृत बयान है, जो ऑफिशियल बयान नहीं है, CWC का बयान आप नहीं पढ़ते हो, आप बयान पढ़ते हो मणिशंकर अय्यर का, और आप ये पढ़ करके उसके बाद हिंदू मुसलमान करके आप हासिल क्या करना चाहते हो? देश को कमजोर करना चाहते हो, निशिकांत दुबे जैसे ISI एजेंट बनाना चाहते हो, या आप गिरिराज सिंह जैसे लोग बनाना चाहते हो, या आपका जो क्या नाम बीजेपी का सर आज मसला दलित वर्सेस कर्नाटका का हैंडल है या छत्तीसगढ़ का हैंडल है। जी सर, आप दूसरी तरफ चले गए। ये सब लोग पाकिस्तान से नहीं, मैं वही आ रहा हूं। ये सब लोग जब हिंदुस्तान में दलित वर्सेस ठाकुर नहीं करा पाए तो आज की डेट में पाकिस्तान के इशारे पर खेल रहे हैं ये लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता पाकिस्तान के इशारे पर खेल रहे हैं। थैंक यू सर। हिंदू मुसलमान कुछ गले में भी प्रॉब्लम है आज। बार बार कांग्रेस के लोग कहते हैं कि यदि नहीं लड़ पाए पाकिस्तान से तो हमें भेज दें। इंदिरा गांधी को मानता हूं कि वो बहुत ही आयरन लेडी थी, लेकिन जब उन्होंने भी हमला करने के लिए कहा तो जनरल मानेकशॉ ने कहा मैडम अभी नहीं, समय लगा, 9 महीने बाद हमला हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जो लोग मुंह से केवल हल्ला मचाना जानते हैं वो इतिहास। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डिबेट हुआ, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, फाइनल, थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।